स्पेशल के जो सीरीज़ चल रही है उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आज देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर एवं उनके उपनाम तथा उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। इन सभी बिंदुओं को हम लोग अच्छे से देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज उसको क्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है उससे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, इन सभी नामों से जाना जाता है। नोएडा को 100 विंडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेदर सिटी या पूर्वोत्तर का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका कानपुर है। नेक्स्ट है कि सिराज ए हिंद या पूर्व के सिराज, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज को जौनपुर के नाम से, जौनपुर को इसके नाम से जाना जाता है, यानी सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। बात आ जाती है सोनांचल अथवा पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया अथवा सोनांचल सोनभद्र को जाना जाता है। सोनभद्र के बारे में हमने एक बिंदु बताया था जब हम यूपी के जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं उनके लोगों के बारे में बताते समय हमने एक बात बताया कि उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है उस 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य थे? बिहार था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था और एमपी था। ये 4 राज्य हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है कि आंवला नगरी, आंवला नगरी प्रतापगढ़ जो आंवला नगरी नाम से प्रसिद्ध है। आमू का नगर, आमू का नगर जो मलिहाबाद को कहा जाता है, यानी मलिहाबाद दिया ऑप्शन में, ठीक है। अगर नहीं दिया तो लखनऊ याद रखिएगा कि लखनऊ को आमू का नगरी कहा जाता है। धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश का जो धान का कटोरा है ये पूर्वोत्तर के साइड में है, जो चंदौली जिला, चंदौली जिला को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। अमरूद नगरी के नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज या ईश्वर का निवास स्थान के साथ साथ अमरूद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी के हर बिंदुओं को देखना इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, इसके बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो निर्माण हुआ था वो गोंडवाना लैंड से हुआ था। प्राचीनतम समय एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड, ठीक। जो उत्तर प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन को दे देगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो यह आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग कैब्रियन युग में विंध्यक्रम की शैलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? विंध्यक्रम की शैलों से निर्मित है। विंध्यक्रम की शैलों में एक खास बात यह है कि इन शैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि शैलें आदि पाए जाते हैं, ठीक। चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं बलुआ पत्थर पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक कमी क्या है, इनमें जो है जीवाश्म अवशेष नहीं पाया जाता है, यानी जो विंध्यक्रम की शैलें हैं, चट्टानें हैं, उनमें क्या पाया, जीवाश्म अवशेष नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 रूप में विभाजित किया गया है। कौन कौन से रूप में? तीनों। तो पहला तो याद रखिएगा आपका भावर अथवा तराई क्षेत्र। भावर अथवा तराई क्षेत्र होता कौन है? तो भावर अथवा तराई क्षेत्र जो है हिमालय वाला पार्ट है, जो हिमालय से लगे जिले हैं, हिमालय के नीचे से या वो हिमालय जो जिन राज्यों से उसको तराई क्षेत्र अथवा भावर क्षेत्र उसी क्षेत्र में आते हैं, हिमालय वाले भाग में ये सभी क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र वो होता है गंगा यमुना के द्वाब को क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण में पठारी क्षेत्र। दक्षिण में पठारी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र के जो मैदानी क्षेत्र उनके ठीक दक्षिण पार्ट में जो दक्षिण में पठारी क्षेत्र जाना जाता है। तो देख लेते हैं कि भावर क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं लगभग। तो एक याद रखिएगा, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, ये सभी ज़िले जो हैं भावर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भावर क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं, हिमालयी नदियाँ होती हैं, जो कंकरीले पत्थर लेकर आती है, तो ऐसे ये जो कंकरीले पत्थर एक जगह गिरते हैं तो ये सभी एक जगह ऐसे घेर लेते हैं। अब यहाँ क्या, जो नदी आएगी तो इसमें समाहित हो जाती है, नदी विलुप्त हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है, तो
भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अब भावर क्षेत्र से जैसे ही नदी आगे बढ़ेगी, जो काछ ओछ है यानी या जो सिल्ट उल्ट है या मिट्टी है बहकर आई है, तो यहाँ आकर जो पार्ट बनाएगा, यहाँ इस आगे वाले पार्ट में जब यहाँ नदियाँ दिखने लगती हैं तो इस क्षेत्र को कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होते हैं, ये दलदली क्षेत्र हो जाते हैं। तो आगे जो भावर क्षेत्र का ही एक पार्ट है तराई क्षेत्र। तो इन दोनों के बिंदुओं के बारे में हमको आप लोगों को बताते हैं। देखिए, भावर क्षेत्र में तो खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता, चूँकि यहाँ कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ जंगल वंगल या झाड़ियाँ उड़ियाँ उगती हैं। नेक्स्ट है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में वो मैंने बताया कि आप लोगों को कि ये जो दलदली क्षेत्र हो जाता है, यहाँ जो मिट्टी उट्टी का बह कर आई है, इन क्षेत्रों में दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र के, इन क्षेत्रों को अब खेती के लिए उपयुक्त बना लिया गया। यहाँ बेसिकली धान की खेती, गन्ना की खेती एवं जूट की खेती प्रमुखता होती है। अर्थात कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जा सकती है, तो आप लोग याद रखिए गन्ना, धान एवं जूट की खेती की जा सकती है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखिए गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सब तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, हमने बताया आप लोगों को कि गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र में आता है। अब इस मैदानी क्षेत्र को भी दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। इन दो भागों के बारे में हम आप लोगों को बता दें। एक जानते हैं खादर के नाम से, एक जानते हैं बांगर के नाम से। खादर एवं बांगर। तो खादर क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है, खादर क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो जिन क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती है, मतलब हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है। खेती के लिए सबसे उपयुक्त अगर क्षेत्र माना जाए तो खादर क्षेत्र माना जाता है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यहाँ हर साल बाढ़ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखिए, ये जो खादर क्षेत्र है ये नई जलोढ़ मृदा से निर्मित हुआ, नई जलोढ़ मृदा से निर्मित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र में ये जो खादर की अपेक्षा इसमें क्या उपजाऊपन कम होता है। उपजाऊपन कम होने का कारण है कि यहाँ हर साल बाढ़ नहीं आ पाती है, हर साल बाढ़ नहीं आती है, अर्थात ये कम उपजाऊ क्षेत्र है अपेक्षा खादर के। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण में पठारीय क्षेत्र। तीसरा जो विभाजन है, तीसरा पार्ट है दक्षिण में पठारी क्षेत्र। दक्षिण में पठारी क्षेत्र, इसमें कहा है कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, अर्थात मैदानी भाग के ठीक दक्षिण में ही दक्षिण पठारी क्षेत्र आता है। इससे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। इसको दक्षिण पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा यह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरीय विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत कह देगा तो ये प्रायद्वीपीय भारत होता है। तो इसका जो उत्तरी विस्तार क्या है, ये बुंदेलखंड का पठार यानी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो होता है वो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार। अब इसकी सामान्य ऊंचाई की बात कर लेगा तो इसकी सामान्य ऊंचाई याद रखिएगा 300 मीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दक्षिण पठारी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से जिलों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो ये SSSC एग्जाम्स करा रहे हैं, परीक्षा का पैटर्न बदला तो अब जिलों के बारे में भी पूछेगा। तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा तथा चित्रकूट, ये सभी ज़िले जो हैं दक्षिणी में पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन पठारी क्षेत्रों की विशेषताएं देख लेते हैं। इन पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो इन पठारी क्षेत्र में चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी एवं टोंस नदियाँ बहती हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेगा चंबल नदी से, याद रखिएगा चंबल नदी के बारे में पूछ लेगा कि कौन सी नदी ऐसी है जो सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है, तो याद रखिएगा चंबल नदी है जो सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इस पठारी क्षेत्र का जो मिट्टी होता है कैसा होता है। इस पठारी क्षेत्र की मिट्टी की बात करें, ये पठारी क्षेत्र की मिट्टी जो है लाल मिट्टी होती है और यहाँ खेती की बात जो कि लाल होती है मिट्टी कैसे है लाल, कारण पूछता कि लाल मिट्टी क्यों होती है, तो इसका उत्तर है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये मिट्टियाँ लाल होती हैं। इसमें एक पॉइंट याद है कि इसमें खेती किस प्रकार की खेती की जा सकती है। क्वेश्चन पूछ लिया कि वो जो पठारी क्षेत्र है जहाँ की मिट्टियाँ लाल होती हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मिट्टियाँ कैसी होती हैं लाल, किस प्रकार की खेती की जा सकती है, तो चना, सरसों, अरहर, ज्वार तथा गेहूं की खेती की जा सकती है लाल मिट्टी में। नेक्स्ट है नोट दिया है कैमूर एवं सोनकर की पहाड़ियाँ। इसी दक्षिणी पठारी क्षेत्र की दो पहाड़ियाँ जिनका नाम कैमूर एवं सोनकर है, इसकी ऊंचाई लगभग कितने मीटर की है, 600 मीटर की है।
जो दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के सबसे ऊंची जो पठारी आती हैं वो कैमूर एवं सोनकर आती हैं, याद रखिएगा। बात कर ले उत्तर प्रदेश की जलवायु की, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो होती है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाती है। चूँकि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है ना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ गुजरात है, यहाँ से कर्क रेखा जब गुजरती है, यहाँ से राजस्थान होते हैं, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जो कर्क रेखा से ठीक ऊपर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु ही, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो होती है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण मानसूनीय प्रकार की जलवायु होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऋतुएं। तो उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं, 3 प्रकार की ऋतुएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। पहला कौन सी है? शीत ऋतु। दूसरा क्या है? ग्रीष्म ऋतु। और तीसरी ऋतु के बारे में कहा जाता है वर्षा ऋतु। तो आइए सभी ऋतुओं के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, शीत ऋतु, इसका जो टाइम पीरियड होता है नवंबर से फरवरी तक के बीच में होता है। इस शीत ऋतु के बारे में पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश के में शीत ऋतु में कौन सा महीना सर्वाधिक ठंडा होता है? तो जनवरी महीना सबसे ठंडा होता है। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है एवं अधिक से बहुत ही कुहरे पड़ते हैं, कुहासा पड़ते हैं इस जनवरी मंथ में। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा, शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से, जो भूमध्य सागर में शीतकाल में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उनसे क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, इस पार्ट में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, जो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी भाग में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मावट। अब किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, मावट किस खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो मावट जो होता है गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय जो है, ग्रीष्म ऋतु का समय जो है मार्च से लेकर जून तक है। इसका सर्वाधिक गर्म महीना की बात कर लीजिए ग्रीष्म ऋतु का, तो सर्वाधिक गर्म महीना होता है मई से लेकर जून तक। मई एवं जून इसका सर्वाधिक गर्म महीना होता है। हालांकि जून के मिडिल से बारिश होने स्टार्ट हो जाती है, तो यानी मई का जो शुरुआती रहता है और जून का, मई तो पूरा और जून का जो 15 डेज होता है, तो इसमें सबसे सर्वाधिक गर्मी पड़ती रहती है। और पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा, कि जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा एवं झांसी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम गर्मी की बात कर ली जाए, तो सबसे कम गर्मी वाला जिला उत्तर प्रदेश का जो है बरेली है, याद रखिएगा। एक और पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में चलने वाले गर्म एवं तेज हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु के बारे में बात की जाती है, तो वर्षा ऋतु का जो समय पीरियड है वो जून से लेकर सितंबर तक है। जून से लेकर सितंबर तक। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? दक्षिण से पश्चिम मानसून, जो देखिए भारत में वर्षा का कारण पूछ लेता है कि भारत में वर्षा किस मानसून से होता है, तो आप लोग को याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्षा की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की जो वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठते हैं, उनसे भी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की जो मात्रा है, जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग उत्तर से जा रहे हैं, उत्तर पट से अगर दक्षिण पट में जा रहे हैं, तो वर्षा क्या हो जाती है? वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की बात कर लीजिए, 184.7 सेंटीमीटर, लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बारिश वाला जो जिला है गोरखपुर रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए भारत के सापेक्ष में कि सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, तो मासिनराम है, मेघालय का एक हिस्सा मासिनराम। यहाँ पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है। अगर पूछ ले कि भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें, तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। मथुरा में कितनी वर्षा होती है? 54.4 सेंटीमीटर लगभग। इन सभी बिंदुओं को आप लोग याद रखिएगा।
बिना हम समय गंवाए इन सभी बिंदुओं का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे तो वीडियो पक्का पसंद आएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।